गुड मॉर्निंग। आज अपन करंट का वापस टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर को जो मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं करंट अफेयर के, ये एक्चुअली करंट नहीं है, ये सब्जेक्ट से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट से सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है, तो करंट ना होकर के सब्जेक्ट से जुड़ रहा है। तो मैं एक बार आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम करंट के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है कि पीसी महालनोबिस पुरस्कार। पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया 2020 का? तो ये सी रंगराजन को दिया गया। किसको दिया गया? सी रंगराजन। करंट में हम दो बातें करते हैं, एक तो होती है डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो है वो तो आपका हो गया, ये पुरस्कार किसको दिया गया। बाद में इनडायरेक्ट करंट में हो गया कि साहब ये पीसी महालनोबिस कौन है, ये सी रंगराजन कौन है। तो उनको अपन जो ही बात करेंगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके सामने आएगा। तो मेरा कहने मतलब हमारे करंट का टॉपिक है भाई पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है, तो सी रंगराजन को दिया गया है। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब एक आया, कल परसों आया कि भाई महान्यायवादी हमारे देश में अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। इनका कार्यकाल विस्तारित किया गया। कार्यकाल मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। अब ये टॉपिक अपन महान्यायवादी के बारे में पढ़ें तो महान्यायवादी का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो गया, अटॉर्नी जनरल पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बात अब हम वापस बोल देते हैं कि देश के अटॉर्नी जनरल कौन हैं, तो के वेणुगोपाल। और देश के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं, तो आपका तुषार मेहता। तो ये तो करंट की टॉपिक हो गया। तीसरी बात आया, अभी हाल ही में आपने देखा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गरीब कल्याण योजना अभी कोरोना काल में शुरू की गई, जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त अनाज देने के लिए की गई। तो उसका भी अभी विस्तार किया है, उसको भी अभी दीपावली तक बढ़ा दिया, तो उसको विस्तार दिया गया, तब यह योजना चर्चा में आई है। अब मैं आपको हर परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ। पीसी महालनोबिस वाला मामला देखते हैं तो आपका योजना और सांख्यिकी का टॉपिक होता है। अटॉर्नी जनरल को आप देखते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होता है। अगर आप गरीब कल्याण योजना देखते हैं तो आपका हर टॉपिक, हर परीक्षा में एक होता है कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम, तो वो टॉपिक आपका क्लियर होता है। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब मैं वापस बोलूँ, हमने बोला कि पहला क्वेश्चन है कि पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको दिया गया, तो सी रंगराजन को। अब मैंने बताया कि पीसी महालनोबिस कौन है, पीसी महालनोबिस कौन है, तो ये हमारे भारत में सांख्यिकी के जनक हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्या हैं, जनक हैं। और साथ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी हमारी, कौन सी? सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का वास्तुकार कौन था? पीसी महालनोबिस था। सेकंड 5 ईयर प्लान का वास्तुकार कौन था? तो पीसी महालनोबिस। ऑटोमेटिक हो गया। तो आपके पंचवर्षीय योजना हर परीक्षा में रहती है, तो पंचवर्षीय योजना में टॉपिक हो गया कि भाई पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वास्तु बनाई थी, यानी उसको तैयार किया था। तो हमारे दो टॉपिक हो गए, एक तो पीसी महालनोबिस सांख्यिकी का क्या है, जनक, और एक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, सांख्यिकी का जनक है तो इन्हीं के नाम से 29 जून को, इन्हीं की मतलब स्मृति में 29 जून को आपका क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो अभी आपका 29 जून गया है, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो गया, सांख्यिकी दिवस कब आता है? तो 29 जून को। किसके नाम से मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस। और सांख्यिकी का जनक भी कौन है? तो पीसी महालनोबिस। अब आपका बहुत सी परीक्षा, इनको सांख्यिकी का जनक क्यों कहते हैं? तो हमारे देश में सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो 1950 में बनी थी, सीएसओ बोलते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये इन्हीं के प्रयासों से बनाई गई थी। आज हमारे देश में जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े जारी करती है वो संस्था का नाम कौन सा है? सीएसओ है। और वो सीएसओ किन के प्रयासों से बनी थी? पीसी महालनोबिस के प्रयासों से ही बनी थी। समझ गए? तो पीसी महालनोबिस के प्रयासों से बनी, इसीलिए इनको सांख्यिकी का क्या बोलते हैं? जनक। और आगे देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े और जो जितने भी आर्थिक समंक होते हैं, मतलब आर्थिक इकोनॉमिक फैक्ट होते हैं, उन फैक्टों के आंकड़े जारी करता है। समझ गए? तो ये आपके
कई परीक्षाओं में आपने सेकंड ग्रेड आरएस वगैरह में सब में देखा है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है, तो सीएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है? सीएसओ। तो सीएसओ के बारे में वापस बता रहा हूँ। सीएसओ की स्थापना 1950 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और सीएसओ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और अन्य इकोनॉमी आंकड़े क्या करता है? जारी करता है। और साथ में एक बात आती है कि ये किसके प्रयासों से बढ़ा था? तो पीसी महालनोबिस के प्रयासों से बढ़ा। समझ गए? अब पीसी महालनोबिस का ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात आती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये जनक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मतलब वास्तुकार है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार है। अब हमारी बात आती है कि भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब बनी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को से लेकर के 31 मार्च 1961। तो ये तो क्यों, आपने देखा हो तो पंचवर्षीय योजना की कई बार पूछता है ईयर कि भाई कब से कब तक कौन सी योजना रही है। दूसरी बात है द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या किस पर फोकस था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समाजवाद पर फोकस था। किस पर? समाजवाद पर फोकस था। और एक भारी उद्योगों पर इन्होंने क्या दिया था? बल। भारी उद्योगों पर क्या दिया? बल। अब अथवा एक चीज आती है, समाजवाद से प्रेरित हमारी द्वितीय औद्योगिक नीति बनी थी। हमारी फर्स्ट, अब अथवा जो फर्स्ट औद्योगिक नीति देश की 1948 में बनी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। समझ गए क्या मेरी बात को? और द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में बनी। और वो 56 वाली औद्योगिक नीति जो है वो किससे? समाजवाद से क्या थी? प्रेरित। अब आ जाइए, अब द्वितीय औद्योगिक नीति के बाद वर्तमान औद्योगिक नीति 1991 में बनी है, जो वर्तमान में समाजवाद से हम किसकी ओर जा रहे हैं? पूंजीवाद की ओर। और अब जो युग जा रहा है वो किसकी ओर जा रहा है? पूंजीवाद। तो पहली औद्योगिक नीति 1948, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 और अभी जो वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है वो 1991। 1991 में जो वैश्वीकरण से पूरी तरह से क्या थी? प्रभावित। और वैश्वीकरण को ही आप नव उदारवाद, नव पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से ये तीनों उद्योग नीतियों का कर सकते हैं। अगली बात आ रही है भारी उद्योगों पर इन्होंने बल दिया। कि भारी उद्योगों पर इन्होंने बल कैसे दिया? कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो इसमें मतलब लोगों को, श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। नंबर 2, आपके ऐसे स्थानों पे बनाए जाएंगे जो पिछड़े स्थान हैं, और पिछड़े स्थानों पे ये बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ का जो क्षेत्रीय संतुलन बन जाएगा। तो बड़े उद्योगों का निर्माण किया गया। और बड़े उद्योगों में आपको पता है फेमस है दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा। अब ये बहुत बार आपका हर में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कहाँ पर है भारी उद्योग? ये हो गया। अब आरएस में परी में ऐसे पूछ लिया था कि ये तीनों उद्योग दे दिए, फिर पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बने थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। समझ गए? तो इस प्रकार से आपने देखा तो सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अब आइए आप अगली वाली बात। दूसरा टॉपिक है हमारा महान्यायवादी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सी रंगराजन। कौन है? ये पुरस्कार किसको दिया गया? सी रंगराजन। तो सी रंगराजन कौन है? तो देश के प्रमुख अर्थशास्त्री रहे और इनके लिए फेमस समितियां हैं 2। तो एक तो आपका विनिवेश समिति, मतलब देश में डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो सबसे पहले समिति किसकी अध्यक्षता में थी? सी रंगराजन वाली। तो विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट जान गए, मतलब सरकार ने पहले निवेश किया। तो अभी हमने बताया कि जो द्वितीय औद्योगिक नीति जो बनी थी वो समाजवाद से प्रेरित थी। तब हम भारी उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में हमने क्या किया था? निवेश किया था। लेकिन अब पूंजीवाद आ रहा है तो उस निवेश में हम निजीकरण को क्या कर रहे हैं? शामिल। तो वहाँ पर जो हमने पूंजी लगाई है वो वापस हम क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? विनिवेश। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हमारे राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका उद्योग है? केंद्र सरकार का। लेकिन उसको वेदांता 49% शेयर किसको दे दिए? वेदांता को दे दिए। तो सरकार ने 49% पैसा अपना निकाल लिया और प्राइवेट का उसमें पैसा क्या कर दिया? डाल दिया। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं अपन? विनिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनिवेश। तो ये सबसे पहले विनिवेश के लिए जो समिति बनी थी वो कौन सी बनी थी? रंगराजन समिति। और अभी आपको पता है वित्तीय समावेशन का कंसेप्ट बहुत बड़ा चल रहा है। वित्तीय समावेशन का कंसेप्ट भी सबसे पहले 2007 में रंगराजन समिति ने दिया था। वित्तीय समावेशन समझ गए? वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का, जिस पैसे का हकदार है उसके पास प्रॉपर वे में वो पैसा पहुंचना चाहिए। जैसे आपकी छात्रवृत्तियां पहुंचती है, आपका गैस सिलेंडर पैसा पहुंचता है, तो बीच में मतलब बीच के दलाल क्या हो? खत्म हो और वो पैसा उसी व्यक्ति के पास पहुंचे। तो ये वित्तीय समावेशन, मतलब वित्त का सही ढंग से समावेशन होना चाहिए, जैसे उचित व्यक्ति को उचित लाभ मिले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया।
जैसे इसका सबसे बड़ा आजकल उदाहरण है आपका कौन सा, अपन बोले कि भाई सबसे पहले मोबाइल है आपका, और दूसरी नंबर मोबाइल के बाद आपका कौन सा आधार है, और तीसरा नंबर मोबाइल के बाद आधार, बाद में आपका कौन सा है आधार, मोबाइल, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं जाम। जाम मतलब जाम का मतलब क्या हो गया, जे का मतलब है जन धन खाता, और ए का मतलब आधार, और एम का मतलब क्या है मोबाइल। भैया जन धन में खाता खोला आपने, खाता खोला, बाद में आधार से वो लिंक हुआ और मोबाइल पे कनेक्ट हो गया, तो जो भी सरकार का पैसा आएगा वो सीधा आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके खाते में पैसा आ गया, और आधार से वो लिंक हो गया तो सरकार के पास भी सूचना पहुंच गई कि अगले को पैसा मिल गया है। तो उचित व्यक्ति को क्या मिलता है, उचित लाभ। तो वित्तीय समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से आया था, उसी समय से आया था। तो ये हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया, कौन सा पहला क्वेश्चन कौन सा था, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको दिया गया, तो सी रंगराजन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हो दूसरा नंबर, महान्यायवादी का कार्यकाल का विस्तार किया गया। तो करंट अफेयर की दृष्टि से तो हमने बता दिया भाई महान्यायवादी कौन है। तो देखिए एक बार आ जाइए, यहाँ पे मैंने लिखा है देश का अटॉर्नी जनरल या देश का महान्यायवादी, वो एक बार बता रहा हूँ। देखिए जैसे देश में तो होता है महान्यायवादी और राज्य में होता है महाधिवक्ता, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, और राज्य वाले को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल तो वो तो हो गया अटॉर्नी जनरल, ये हो गया एडवोकेट जनरल। अब सीधी भाषा में बताऊं तो अटॉर्नी जनरल है वो देश का लॉ ऑफिसर है, मतलब सरकार को जो भी विधिक मामलों में सहायता चाहिए वो सारी की सारी बात कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल। और राज्य को विधिक मामलों में सहायता चाहिए वो कौन करेगा, एडवोकेट जनरल। समझ गए। एज ए आप ये बोल सकते हो कि ये सरकार का एज ए वकील है। सरकार का सबसे बड़ा क्या है, वकील। सरकार को किसी भी कानून बनाना हो, कोई भी मुकदमा हो, उन सब में सारी विधिक सलाहकार कौन देता है, विधिक सलाह कौन देता है, अटॉर्नी जनरल। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि देश का ये विधि अधिकारी है और सरकार का विधिक सलाहकार है। अब आप दोनों को कर सकते हो, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, 76 मतलब 76 में है। एडवोकेट जनरल 165 में है, 165। अब वो देश का विधि अधिकारी है, ये राज्य का विधि अधिकारी है। वो देश का विधिक सलाहकार है, वो राज्य का विधिक सलाहकार है। समझ गए। और जिसकी इसकी नियुक्ति केंद्र वाले की राष्ट्रपति करता है तो उसकी कौन करता है, राज्यपाल। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका भी कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत से मतलब हो गया, क्योंकि आपको पता है ये देश का वकील है जे, तो सरकार जब चाहे उसको हटा भी सकती है और उसको वापस भी कार्यकाल बढ़ा सकती है। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट इसका होता है। तो ये हैं कौन, तो देश में जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है, और राज्य का महाधिवक्ता है वो आपका महेंद्र सिंघवी है, महेंद्र सिंघवी। तो आप केंद्र और राज्य सरकार को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हो और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपका महान्यायवादी के बात आ गई। तीसरा पॉइंट है गरीब कल्याण योजना शुरू हुई। कौन सी योजना शुरू हुई, गरीब कल्याण। गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया गया। तो पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाम से पता चल रहा है भाई गरीबों के कल्याण के लिए। समझ गए क्या मेरी बात। जिसमें गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो क्या हो रहा है, चना, और मुफ्त दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। समझ गए। अब हमने बोला ऐसी योजना, इसमें तो मुफ्त दिया जा रहा है, ऐसी योजना पहले से चल भी रही है। जैसे एक तो आपका खाद्य सुरक्षा कानून है। खाद्य सुरक्षा कानून कब बना था, मतलब राइट टू सेफ्टी, राइट टू फूड। तो राइट टू फूड यानी खाद्य सुरक्षा कानून जो बना था 2013 में बना, उसमें प्रति माह एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और प्रति माह एक परिवार को 25 किलो, कितना, 25 किलो या 35 किलो। अब मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति को तो बोले तो मिनिमम कितना हो गया, 5 किलो, और परिवार को अधिकतम कितना है, 25 किलो और 35 किलो। अब 25 किलो तो बीपीएल को मिल रहा है और अंत्योदय जो परिवार है उनको 35 किलो मिल रहा है। लेकिन उनसे 2 रुपये किलो तो क्या है, गेहूं, और 3 रुपये किलो क्या है, चावल, और 1 रुपये किलो क्या है, मोटे अनाज। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ये राइट टू कौन सा है, फूड, राइट टू फूड। और खाद्य सुरक्षा कानून, अब मैं एक बार और बोलूँगा, खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश में पहला राज्य कौन सा था, तो छत्तीसगढ़। खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश में पहला कौन सा था, छत्तीसगढ़। अब जैसे खाद्य सुरक्षा कानून में 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है, कितना रुपये, 2।
तो हमारे राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना चलाई है और उन्होंने वो 2 रुपये किलो गेहूँ है ना, उसकी जगह कितना रुपये किलो कर दिया, 1 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार तो 2 रुपये किलो ही दे रही है, लेकिन 1 रुपये किलो कौन भुगत रहा है, राज्य सरकार भुगत करके गरीब जनता को कितने में उपलब्ध करा रहे हैं, 1 रुपये किलो में। तो इसमें केंद्र सरकार की भी योजना आ गई, राज्य की भी आ गई। तो मैं वापस बोलूँ, ये एज ए इसको ओवरऑल टॉपिक बोलेंगे, राइट टू फूड, राइट टू फूड। आपको तक कोरोना काल में एक आवाज़ आई, क्या आई, कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। तो कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए आप कह सकते हो कि देश में राइट टू फूड चल रहा है। राइट टू फूड में 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो क्या दे रहे हैं, चावल। बाद में इधर राजस्थान सरकार ने 2 रुपये किलो की जगह क्या कर दिया, 1 रुपये किलो। और अभी प्रधानमंत्री ने इस शॉर्ट टाइम के लिए क्या कर दिया, शॉर्ट टाइम के लिए वो कर दिया आपका इसको निःशुल्क। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक बता सकते हैं। तो हमने कितने टॉपिक पढ़े, 3 ही टॉपिक है। एक पीसी महालनोबिस, दूसरा टॉपिक आपका कौन सा, महान्यायवादी, और तीसरा टॉपिक आपका कौन सा, गरीब कल्याण योजना का विस्तार। तो इस प्रकार से अपन देखें, और आपको भी ये करना चाहिए कि कोई भी करंट का टॉपिक देख लो तो उससे सब्जेक्ट से जोड़ दो। सब्जेक्ट से जोड़ते वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी की पूरी कनेक्ट है। और जो जनरल परीक्षा आ रही है ना, जनरल, जिसमें अपन बोलते हैं जनरल जीके, जैसे पटवार में ऐसे बोलते हैं कि भाई इंडिया जीके भी आएगा, वर्ल्ड जीके भी, तो वो बहुत बड़ा जीके है। लेकिन उसी को आपने करंट से कनेक्ट कर दिया तो उसमें सारे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो गए, समाहित हो गए सारी चीज़ों का। तो ये अपना टॉपिक था करंट अफेयर का। नमस्कार दोस्तों।